हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड योर प्रिपरेशन इज ऑल्सो गोइंग फाइन। देखिए, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है एग्जाम के, तो जितने भी दिन बचे हैं आई एम अज्यूमिंग कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हर दिन अपना एफर्ट डबल कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू शुड फील सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन। और ट्रस्ट मी, अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट भी डालते हैं तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो अगर एक या दिन आपके वेस्ट भी हो जाते हैं तो डोंट फील कि आपने कुछ आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, जितने भी दिन बचे हैं उनमें आप सोचिए कि आप जो आपने नहीं किया आप वो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अच्छे से मेहनत करिए एंड आई नो दैट यू विल विन। ओके, तो हमने जितनी भी थीम्स करी हैं पहले, आपको सब वो रिवाइज करनी है, क्योंकि सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उनसे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दोज थीम्स। अब भी चांसेस है कि उनमें से अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने थीम करी है उसमें डिफरेंट ये है कि वी हैव पुट ऑल द अपडेटेड डेटा इन द पीडीएफ इन द लेक्चर। तो आपको वो सारे इस तरह से देखनी है कि वो अब अपडेटेड वर्जन है, अगर आपने पहले कोई देखा होगा तो उसका। ओके, तो देखने हैं वो लेक्चर आप सबको एंड आई नो वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। अब जो आज हम थीम करने वाले हैं उसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी थीम है जिससे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब पूछे जा सकते हैं। आपके 3 सेक्शन होते हैं पेपर 2 में, जिसमें कि आप ये उसमें चांसेस होते हैं आने के, जैसे ऐसे हो गया, आर्ग्यूमेंट राइटिंग हो गई या रिपोर्ट राइटिंग हो गई। तो उसके लिए कंटेंट आपको यहाँ से लेना है और आपको ये खुद देखना है कि किस तरह से मैं ऐसे में लिख सकता हूँ, इसे रिपोर्ट में लिख सकता हूँ या आर्ग्यूमेंट में लिख सकता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पर्सन वांट टू वर्क, वो करना चाहता है काम, ठीक है, ही इज रेडी और वो सर्च भी कर रहा है जॉब, बट उसको जॉब नहीं मिल रही। और उसको जॉब ना मिलने का कारण ये है कि अभी हमारी जो बढ़ती पॉपुलेशन हो गई, हमारा स्किल सेट उस तरह से मैच नहीं करता, और पॉलिसीज पॉलिसीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जो कि मेन रीजन है ना हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के। और जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा टाइम तक बढ़ी रहती है तो उससे क्या होता है, उससे इनइक्वालिटी बढ़ती है, उससे हमारी सोसाइटी में पॉवर्टी बढ़ती है ना, और जितनी भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसमें सबसे बड़ी हर्डल आती है। ओके, तो आपको याद रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट में किस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ की इंडिकेटर। जब भी आप लिखें तो आपको ये चीज जरूर लिखनी है कि इट इज अ की इंडिकेटर ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है या नहीं हो रही, वो किससे पता चलता है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट इट्स अ की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। किसका की इंडिकेटर, इकोनॉमिक हेल्थ का, दैट अकर व्हेन इंडिविजुअल हु आर एक्टिवली सीकिंग वर्क आर एबल टू फाइंड एन एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि someone who want to work, someone who is actively searching for the job, बट उसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट हम किसे कहते हैं और अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन होता है। ओके, तो unemployment refers to situation where person actively search for an employment but unable to find work. Unemployment considered to be a key measure. आपको ये लाइन जरूर ही लिखनी है अपने पेपर में। इट्स a key measure of health of our economy and the most frequently used measure of unemployment is unemployment rate. हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे नापते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हमारी कंट्री में है जो कि हर्डल बन रही है हमारे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो कोई तो मेजर होगा ना उसे नापने का। हम उसे नापते कैसे हैं, उसे हम नापते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की क्या डेफिनेशन होती है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, dividing number of unemployed workers with total labor force। हमारी जो कंट्री है देखिए उसमें कितनी लेबर फोर्स होगी, आप अज्यूम कर सकते हो कि 1000 लेबर फोर्स है। 1000 लेबर फोर्स है, उसमें से अनएम्प्लॉयड वर्कर्स कौन से हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स चलो देख लेते हैं हम, 80 है। ठीक है, 80 कितने अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल रहे हैं, तो इससे हम कर देंगे इसे मल्टीप्लाई।
ये यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, कितने परसेंट हो गई, 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो आपको भी ऐसे ही देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, डिवाइडिंग अनएम्प्लॉयड वर्कर्स विद टोटल वर्कफोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली इन योर पेपर 1, तो यू कैन चेक दिस, देख लीजिए इसे एक बार। ओके अब जब हम लेबर मार्केट की बात करते हैं, लेबर फोर्स की बात करते हैं, तो हमारे ग्रुप किस तरह से बने होते हैं लेबर मार्केट में, हमारे ग्रुप किस तरह से बने होते हैं। देखिए पहले लेबर फोर्स में हम बात करें तो लेबर फोर्स में दो ग्रुप होते हैं, एक तो अनएम्प्लॉयड जो जॉब करना चाहता है बट उसको जॉब नहीं मिल रही, एक है एम्प्लॉयड जिसके पास जॉब है। तो और एम्प्लॉयमेंट में भी अनएम्प्लॉयड आ गया, एम्प्लॉयड में आपको देखो अनएम्प्लॉयड है वो तो अनएम्प्लॉयड रह ही गया। उसके बाद जो एम्प्लॉयड है वो भी किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है उसके पास, एम्प्लॉयड पार्ट टाइम है, ये पार्ट टाइम है, और एक फुल टाइम है। एम्प्लॉयड में भी दो कैटेगरी है, एक तो पार्ट टाइम है और एक है फुल टाइम। जैसे आप अपने हम हमारे जितने भी ओपन प्लेटफॉर्म्स हो गए, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, या फूड प्लेटफॉर्म हो गए, वहां पर क्या होता है जो वर्कर्स काम करते हैं मे बी दे आर फुल टाइम और मे बी दे आर पार्ट टाइम, ठीक है, पर मोस्टली पार्ट टाइम ही होते हैं। अभी रैपिडो सर्विसेज चली है हमारी कंट्री में, उसमें भी जो वर्कर्स है वो क्या है, दे आर पार्ट टाइम। ओके दे आर, और कुछ है डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है मतलब उनकी विलिंगनेस पे, बट मेजरली लोग क्या होते हैं पार्ट टाइम होते हैं, पार्ट टाइम की अपना कुछ और भी काम कर रहे हैं और साइड बाई कुछ और काम कर रहे हैं। ओके नॉट इन अ लेबर फोर्स। अब कौन कौन से लोग हैं जो लेबर फोर्स में ही नहीं है, ये तो लेबर फोर्स के पार्ट है जो कि एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड है। इस ये मत समझना कि अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है, दे आर अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं। करना चाहता ही नहीं है वो है लेबर फोर्स की कैटेगरी में, वो लोग नहीं आते जो काम करना ही नहीं चाहते। जैसे कि परमानेंटली अनेबल टू वर्क, ऐसे लोग हैं जो परमानेंटली काम कर ही नहीं सकते। रिटायर्ड, जिन्होंने काम कर लिया बट नाउ दे आर रेस्टिंग। नॉट लुकिंग फॉर अदर रीजन, नॉट लुकिंग फॉर अदर रीजन, और जो जॉब के लिए देख ही नहीं रहे, तो ये लोग हैं जो बिल्कुल ही लेबर फोर्स की कैटेगरी से आउट हो जाते हैं, जो जिनका काम करने का मन नहीं है, जो काम नहीं कर रहे, और जो रिटायर्ड है या उनकी कोई ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो दिस इज द मैप और दिस इज द माइंड मैप जो आपको याद रखना है। वर्किंग एज पॉपुलेशन में लेबर फोर्स में कौन कौन आते हैं, जो लेबर फोर्स में नहीं है वो कैसे है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद करंट स्टैटिक्स, करंट स्टैट में आपको ये चीज भी याद रखनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल एज 15 एंड अबव, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम किससे कैलकुलेट करते हैं, 15 साल से ऊपर। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल एज्ड 15 एंड अबव ईज्ड, अभी हमारी जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी पहले कितनी थी, अगर हम जनवरी में देखें तो जनवरी में इट वाज अराउंड 5%, बट अभी कम हुई है। फैब में कितनी हो गई है, फैब में हो गई है 4.9। ज्यादा मेजर चेंज नहीं है बट यस कुछ चेंज आया, 5% से 4.9% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुई है, मतलब घटी है। उसके बाद लेबर एरिया में जो हमारे, सॉरी नॉट लेबर एरिया, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में पहले 7% थी बट अब कितनी है, 6.6% है। तो ये भी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुई है, पर रूरल एरिया में अभी भी जितनी है जितनी पहले थी, जो कि 4.2%। यूनाइटेड स्टेट में हम देखें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टूड एट 4.4%, और यूनाइटेड स्टेट में कितनी है, 4.4%। फैब के डेटा के हिसाब से, शोइंग लिटिल चेंज फ्रॉम प्रीवियस मंथ। ओके ग्लोबल लेवल में हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन वही है 5%। तो आपको ये सब चीजें अपने जब भी एग्जाम में आप लिखे तो यू कैन रिमेंबर दिस डेटा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कितनी है, कितनी घटी है, कितनी बढ़ी है, यूएसए के अकॉर्डिंग हमारी कितनी है, और ग्लोबल लेवल पे एवरेज रेट कितनी है। ऑलराइट, ठीक है, तो OECD अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन स्टेबल एट 5.0 इन जनवरी 2026। ये अभी आया है इसका डेटा, ग्लोबल लेवल पे जब अनएम्प्लॉयमेंट चेक करते हैं तो उसका डेटा है ये। एंड देन जेंडर वाइज अगर हम देखें, जेंडर वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह से है, तो जेंडर वाइज अकॉर्डिंग टू मंथली बुलेटिन, हम मंथली बुलेटिन किसकी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस।
नेशनल स्टैटिकल ऑफिस हमारा क्या रिलीज करता है, पीरियोडिक लेबर सर्वे। उसमें ये देखा जाता है, मंथली वाइज देखा जाता है कि किस तरह से हमारे लेबर फोर्स में चेंजेस आए हैं। अब मेल एम्प्लॉयमेंट में देखें ऑल इंडिया में, तो वी हैव 4.8 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसमें अर्बन वाले एरिया में ज्यादा है, रूरल वाले एरिया में कम है। दिस इज अ मेल डेटा, मेल एम्प्लॉयमेंट में। अगर फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट में देखें तो फीमेल की रेट ज्यादा है, 5.1% है फीमेल की रेट, जो कि पहले 5.6 थी, बट अभी थोड़ी क्या हुई है, कम हुई है। उसके बाद अर्बन में आप देख सकते हैं, अर्बन में ज्यादा है, अर्बन में बहुत ज्यादा है, 8.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है विमेन की, एज कंपेयर टू रूरल एरिया। रूरल एरिया में अगर आप देखेंगे रूरल मेल और रूरल फीमेल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, उनकी जो परसेंटेज है इट इज अराउंड 4% ओनली। ठीक है, तो आपको ये डेटा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम अपने आंसर्स लिखते हैं तो हमारे आंसर्स इनकम्प्लीट होते हैं विदाउट फैक्ट्स एंड डेटा, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर यू राइट, काइंडली कोड दिस डेटा समवेयर वेयर इट इज नीडेड। ओके, उसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आई नो आपको पता भी होगा, बट जैसे कि एग्जाम तो आने वाला है, तो आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा होगा, या खुद ने भी आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर नोट्स, एंड आप कोई ऐसा इजी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और जहाँ पर आपका जितना भी कंटेंट है वो होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। तो ये स्टडी फंडा ने कुछ अपने अपडेटेड वर्जन में ये बुक्स लॉन्च करी हैं। दिस इज अ 7th एडिशन, जिसमें आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, अभी कंप्यूटर ऐड किया है क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको कंप्यूटर के लिए भी कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये बुकलेट परचेस करते हैं तो यू विल गेट दिस। एंड पॉलिटी की है, डिफेंस, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट की भी बुक्स है। तो जब आप अगर कोर्स लेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इसे लेने के लिए, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कितनी बुक्स है, 6, आपको 6 बुक्स मिलेगी। कितने प्राइस में, 2499 में। तो आप देख सकते हैं इसमें कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन, जितने भी हमारे नंबर है नीचे, आपको पीडीएफ के नीचे या जो वीडियो की लिंक है उसके नीचे नंबर मिल जाएंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट, और आप डिटेल में पूछ सकते हैं कि जो भी बुक्स का डिलीवरी है या प्राइस है या डिस्काउंटेड प्राइस है, यू कैन आस्क। ओके, और ये बुक्स काफ़ी अच्छी है। इन बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दे आर प्रॉपरली हाईलाइटेड, अंडरलाइन डायग्राम्स हैं, तो दैट वुड मेक इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने टाइप की होती है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कितने कितने टाइप की होती है। सबसे पहले होती है हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर फ्रिक्शनल होती है, फिर साइक्लिक होती है, वॉलंटरी, कैजुअल, सीजनल, टेक्नोलॉजिकल, डिस्गाइज्ड एंड क्रॉनिक। तो इतने टाइप की हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इसमें होता यह है कि देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल के बारे में। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि इकोनॉमी हमारी शिफ्ट होती है, इकोनॉमी शिफ्ट होती है। इकोनॉमी के साथ साथ क्या होता है, अगर अभी हम किस एज में, जैसे सारी ये चीजें स्ट्रक्चरल हो गई और टेक्नोलॉजिकल हो गई, ये काइंड ऑफ सेम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी बूस्टअप हो रही है, टेक्नोलॉजी बूस्टअप हो रही है, उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, न्यू स्किल सेट चाहिए। जब वो स्किल सेट हमारी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसके साथ मैच नहीं करता, तो वी हैव टू शिफ्ट दैट पॉपुलेशन। जब हम शिफ्ट करते हैं, तो जिन लोगों को हम शिफ्ट करते हैं तो उनको तो वो तो एम्प्लॉयड हो गए ना, तो ये होता है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, जब हम किसी स्किल सेट की वजह से किसी को आउट करते हैं अपने सिस्टम से। When the shift in economy create mismatch between skilled work have and the skill needed for the employment। ठीक है, जो स्किल सेट हो, जैसे मेरे पास कोई ऐसी स्किल है बट वो स्किल कंपनी के काम की नहीं है, अब मैं बस टाइपिंग कर सकती हूँ बट आई कांट डू अदर थिंग लाइक डेटा हो गया, क्लाउड डेटा हो गया, या कोडिंग हो गई, या कुछ और जितने भी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड थिंग्स होती है, अगर मैं उन्हें बहुत होलिस्टिकली नहीं कर पा रही और बस मेरे को टाइपिंग आती है, तो मैं आई एम नॉट ऑफ एनी यूज फॉर द कंपनी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि दे ले ऑफ, और उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। जब शिफ्ट होती है इकोनॉमी में और मिसमैच होता है आपके स्किल सेट में, तब होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और फ्रिक्शनल में ये होता है, फ्रिक्शनल में होता है व्हेन वर्कर लीव द ओल्ड जॉब। वर्कर क्या होता है, कभी कभी अपनी पुरानी जॉब छोड़ देता है इस होप में कि चलो आगे जॉब मिल जाएगी, बट क्या होता है आगे जॉब नहीं मिलती,
तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल, कि आपने छोड़ दी बट आपको आगे जॉब नहीं मिल रही। उसके बाद होती है साइक्लिक। साइक्लिक वो होती है जब हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आता है, जब हमारी इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग फाइन, तो उस टाइम पे आता है ये बहुत ही ज्यादा टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए आगे देखिए आप, cyclic unemployment exists when an individual lose their job as a result of downfall in aggregate demand। जब हमारी जो ओवरऑल डिमांड है उसमें क्या होता है, डाउन टर्न आता है, तब कौन सी एम्प्लॉयमेंट होती है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इफ अ डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड इज persisted, it is either called demand deficit or in general or Keynesian unemployment। जब डिमांड ही नहीं है, हमारी इकोनॉमी बूस्टअप नहीं हो रही, हमारी इकोनॉमी में काम ही नहीं है, काम नहीं है मतलब डिमांड नहीं है वर्कर की, तो क्या होगा, वो दिस इज अ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन अ कंपनीज एक्सपीरियंस, देखिए आप, जब कोई कंपनी एक्सपीरियंस करती है रिडक्शन इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ओके, दे रिस्पॉन्ड बाय कटिंग बैक ऑन द प्रोडक्शन। जब डिमांड ही नहीं आ रही, आगे से डिमांड ही नहीं आ रही, तो कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्शन को कम करेगी। अगर प्रोडक्शन को कम कर रही है तो उनको लेबर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। जब लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो वो कुछ अपने लेबर्स को कंपनी से निकाल देंगे, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। टू रिड्यूस द वर्क फोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस इफेक्ट वर्कर्स आर लेड ऑफ। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज, जब रिसेशन आया था 2008 और 2010 में, जब इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो गई थी, शट डाउन हो गई थी, तो उस टाइम पे इस तरह की साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई थी। तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है कि जब 2010 और 8 में रिसेशन आया था तब ये प्रॉब्लम हुई थी। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मली शॉर्ट रन फिनोमिना होता है, सब्जेक्ट टू ट्रेड साइकिल। ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म फिनोमिना होता है, मतलब जब तक रिसेशन रहेगा तब तक ये रहता है, जैसे ही हमारी इकोनॉमी वापस बूस्टअप होती है तो ये वापस क्या होता है, जो जॉब क्रिएशन होती है और लोग हमारी इकोनॉमिक साइकिल में वापस आ जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी टेम्पररी फिनोमिना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद और कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, एक है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन सर्टेन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन बिकॉज लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द मार्केट। जब कुछ इंडस्ट्रीज में सर्टेन चेंज आ जाता है, मतलब अचानक से चेंज आ जाता है किसी इंडस्ट्री में, और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म चेंज होता है मार्केट में। अगर हम एग्जांपल देखें तो ड्रास्टिक चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ईदर द सप्लाई ऑफ द फैक्टर और डिमांड, सप्लाई साइड से भी हो सकता है, डिमांड साइड से भी ये चेंज हो सकता है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट नेचुरल आउटकम है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक नेचुरल आउटकम है किस चीज का, डेवलपमेंट का। जैसे कि डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हमारी इकोनॉमी में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, बट जो स्किल है वो इस तरह से मैच नहीं हो रही। लोग अभी भी अपने पुराने आउटडेटेड वर्जन से ही काम कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं न्यू वर्जन से, तो उनको जॉब मिल रही है, पर जो पुराने हैं वो इसके स्किल सेट से मैच नहीं हो पा रहे, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होगी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। दे आर टेकिंग प्लेस रैपिडली ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी स्फेयर। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ओल्ड इंडस्ट्री है जो डिक्लाइन हो रही है, ओल्ड इंडस्ट्री अभी डिक्लाइन हो रही है, न्यू इंडस्ट्रीज इमर्ज हो रही है, सच एज हायर टेक मैन्युफैक्चर हो गया, आईटी, कंप्यूटिंग और इंश्योरेंस, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज। हाउएवर दीज न्यू इंडस्ट्रीज में रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट टू previous manufacturing job and it is this can cause structural unemployment। तो this is a example and very simple example, आपको इससे पता चल गया होगा कि structural unemployment क्या होती है। Similarly technological unemployment भी उसी तरह से होती है, टेक्नोलॉजिकली कि टेक्नोलॉजिकली लोग एडवांस हो रहे हैं, बट इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट सेम है, मतलब स्किल सेट की वजह से ही तो वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना। टेक्नोलॉजी से लोग उतना, जितनी टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है उस हिसाब से लोग मैच नहीं कर पा रहे उस स्किल सेट से, तो सेम है दोनों का, आप दोनों का देख सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट होती है रिजल्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म और परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर इंसेंटिव इन अ इकोनॉमी ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू अनएम्प्लॉयमेंट, इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी सच एज हाई इनकम वेज, generous social benefit program or restrictive occupational licensing law। Labor market phenomena include efficiency, wage discriminating hiring, labor market institutions have high rates of unionization।
तो इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट वो होती है कि इंस्टीट्यूशन में कुछ चेंज आने की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ चेंज आने की वजह से, बेसिकली गवर्नमेंट अगर कुछ चेंज करती है अपने लॉन्ग टर्म प्लान में, जब जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आपको इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट पे भी ये चीजें याद रखनी है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से या कोई इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई भी ऐसा बिग चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्काइज्ड में, डिस्काइज्ड आपको सबको पता होगा कि जितने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फार्म है वहां पर एग्रीकल्चर चल रहा है, बट चाहिए तो 3 लोग, बट वहां पर अवेलेबल कितने हैं, 5 लोग हैं, तो उनकी जरूरत नहीं है, 2 लोगों की जरूरत नहीं है, बट दे स्टिल देयर, तो उसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Disguised employment found in sector where excess worker contribute little and no additional productivity, उनसे कोई additional productivity होती भी नहीं है। तो multiple interns in office, duplicate work। अब हम ऑफिस में देखें, जैसे वो तो एग्रीकल्चर का एग्जांपल हो गया, बट अगर हम ऑफिस वाले एरिया में देखें तो इंटर्न्स इतने ज्यादा हायर कर लेते हैं बट उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती क्योंकि वो बार बार सेम करते हैं काम। तो मल्टीपल इंटर्न्स वाला इसमें आप एग्जांपल याद कर देना कि दे डुप्लीकेट वर्क बट डू नॉट ऐड सर्टेन वैल्यू। सीजनल में आप देख सकते हैं कि ये अफेक्ट वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज विद सीजनल डिमांड लीडिंग टू टेम्पररी जॉबनेस। अब जैसे टूरिस्ट गाइड्स हो गए, सीजनल वर्कर्स है, अब कुछ ही सीजन होता है, जब मानसून का सीजन हुआ, जब बहुत सारे लोग आने, हमारे जो टूरिस्ट है वो आना प्रेफर करते हैं कंट्री में, तो वो क्या हो गया, एक तो टूरिस्ट गाइड वाला हो गया, उसके बाद होटल स्टाफ फेस अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ऑफ पीक ट्रेवल सीजन, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको ये भी याद रखना है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब इंडिविजुअल चूज नॉट टू वर्क डिस्पाइट, कुछ लोगों के पास जॉब होती है बट स्टिल दे डोंट डू दैट जॉब। क्यों? क्योंकि वो अपने पे से सेटिस्फाइड नहीं है, जॉब क्वालिटी अच्छी नहीं होती, डिग्निटी वहां पर उनको नहीं मिलती, तो इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब दे हैव अ जॉब बट दे डोंट वांट टू डू इट। एंड हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर रिफ्यूजिंग लो पे कस्टम सर्विस जॉब, ऑब्वियसली अगर किसी के पास बहुत ज्यादा अच्छी स्किल है, ओवर क्वालिफाइड है वो किसी जॉब के लिए, तो वो क्यों करेगा, बिकॉज ही मस्ट बी सेटिस्फाइड, ही मस्ट बी नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब। क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट है वो अगर 1 साल चल गई स्टिल चलो ठीक है, होप रहती है कि इट वुड बी फाइन इन सम टाइम, बट अगर कोई ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट इट्स अ लॉन्ग टर्म है, परसिस्टेड इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट ओवर एक्सटेंडेड पीरियड, इसमें पीरियड मैटर करता है कि कितने टाइम तक अनएम्प्लॉयमेंट रही है, लास्टिंग फॉर 6 मंथ और मोर, प्राइमरली ड्रिवन बाय स्ट्रक्चरल फैक्टर जैसे इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई और मिसमैच हो गया हमारे वर्कर्स और अवेलेबल जॉब में। आपने जितने भी हमने पढ़े हैं तो उसमें मेन इशू यही था कि मिसमैच क्या हो रहा है स्किल में, स्किल जो लोगों के पास ऑलरेडी है और जो अवेलेबल जॉब है उनमें क्या किस तरह का मिसमैच है, मिसमैच क्रिएट हुआ पड़ा है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और उसके बाद आप रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, दे वांट जॉब बट इट इज नॉट फिजिबल कि सबको ही जॉब मिले एट द सेम टाइम, तो क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट का भी आपको नाम याद रखना है। कॉज क्या क्या हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, कॉज जैसे हमने देखा कि डिमांड डिफिशिएंट, डिमांड साइड से भी हो सकता है, सप्लाई साइड से भी। डिमांड साइड से हम देखें तो हाई इंटरेस्ट रेट है, मार्केट में बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है तो दे कांट हायर। उसके बाद ग्लोबल रिसेशन है, ग्लोबल रिसेशन में काम ही नहीं कर पा रही कंपनी, तो डिमांड क्यों बढ़ेगी, डिमांड होगी तभी तो वो हायर करेंगे ना, जब डिमांड ही नहीं है हमारी इकोनॉमी में तो वो नहीं हायर करेंगे, तो ये हो गया ग्लोबल रिसेशन। उसके बाद आपको याद रखना है नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब एक साथ कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी में और वो बढ़ता ही चला जा रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस है, कंपनी के पास खुद के लिए पैसा नहीं है, वो एम्प्लॉयज को क्या पैसा देंगे, तो ये एक रीजन हो गया। उसके बाद आपको जो हमारी सप्लाई साइड से है, सप्लाई साइड से आपको याद रखना है फ्रिक्शनल में होता है, क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था फ्रिक्शनल में कि पर्सन स्विच कर लेता है जॉब को और उसको जॉब नहीं मिल पाती, तो ये हमारी सप्लाई साइड से हो गई। मिसमैच हो गया, ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी हो गई, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो ये सारे क्या है सप्लाई साइड के रीजन है कि उनको दे वांट वर्कर बट वो इस तरह का स्किल सेट है नहीं कि वो उनको हायर कर सके, मतलब हायर कर भी लेंगे तो इट वुड बी लॉस फॉर द कंपनी, इसीलिए कंपनी हायर नहीं करती मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये कुछ रीजन है। और कॉज में आपको याद रखना है ओवर पॉपुलेशन है, इनएडिक्वेट जॉब है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो चुकी है, एग्रीकल्चर सेक्टर और एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी, इनइफिशिएंट HR पॉलिसी,
तो ये कुछ बेसिक रीजंस है और ये कुछ अच्छे रीजन है जो आप दोनों लिख सकते हो अपने पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। कॉजेज क्या हो गए, जैसे हम और भी पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसके बाद एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कपल्ड लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर। कुछ जो गांव वाले लोग हैं दे प्रेफर कि हम गांव में ही रहें, एग्रीकल्चर ही करें, तो इस वजह से उनका डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा जॉब का, तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंस। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो कि हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जैसे एरिया वेर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज लीडिंग टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दोज रीजन। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, इंडस्ट्रीज नहीं है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्रीज ही नहीं है, तो फिर कहाँ से जॉब क्रिएट होगी? कहीं तो जाएंगे ना लोग काम करने, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो लोग काम करने जाएंगे कहाँ? उसके बाद इनएडिक्वेट एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इन अ कंट्री ऑफन स्ट्रगल टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल स्किल। एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा एरिया है जहां पर गवर्नमेंट और हमारे अदर इंस्टीट्यूशन ऐसा काम कर सकते हैं कि शुरू से ही बच्चों को इस तरह की स्किल सेट दी जाए जो उन्हें लगती है कि फ्यूचरिस्टिक है, उनके काम आए। जैसे अपनी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें ये बोला गया है कि 5 साल या 6 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाई जाएगी विद स्टडीज, ताकि उनका क्रिएटिव माइंड भी डेवलप हो विद स्टडीज। इंटेलेक्चुअल तो है ही, इंटेलेक्चुअल के साथ साथ क्रिएटिव माइंडसेट भी इंसान का होना चाहिए। बाई चांस अगर उसका आगे जाके अगर इंटेलेक्चुअल साइड से, इंटेलेक्चुअल तो चाहिए ही होता है, बट उसके साथ साथ अगर उनको कहीं प्रॉपरली जॉब नहीं मिल पा रही तो ही और शी कैन सेट अप ओन बिजनेस। तो इसीलिए क्रिएटिविटी हमेशा चाहिए होती है, और वो किस लेवल से हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, हमारे जो ग्राउंड लेवल है, एजुकेशन लेवल है, वहां से। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम इन स्ट्रगल विद प्रैक्टिकल स्किल एंड जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग लीडिंग टू गैप एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, अभी हम देखते हैं कि हमारे कोई भी प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, बच्चे वहां से पढ़े हैं बट स्टिल दे डोंट हैव दैट स्किल टू मैच विद द मार्केट। तो स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, जैसे बहुत ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस में अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते, स्टेबल इनकम नहीं मिलती। इनफॉर्मल सेक्टर जहां पर अनसर्टेन जॉब प्रोस्पेक्ट होता है, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे फॉर्मल सेक्टर हुआ जहां पर आपको प्रॉपर वेजेस मिल रही है, आपको सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, बट कुछ ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं जहां पर ना आपके वेजेस आपको प्रॉपर मिल पा रहे हैं, ना आपका सोशल सिक्योरिटी है, ना आपको उस तरह का रिकॉग्निशन है। तो उस जब इनफॉर्मल सेक्टर होता है उस टाइम पे जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर आपको सिक्योरिटी नहीं है ना। जब सिक्योरिटी नहीं है तो दे कैन ले ऑफ यू एनी टाइम। तो दिस इज द मेन रीजन। मेजर किस तरह से करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट को, तो सबसे अच्छा रीजन आपको ये याद रखना है, पीरियोडिक लेबर सर्वे। पीरियोडिक लेबर सर्वे कौन रिलीज करता है? वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, एनएसएसओ। कौन करता है? एनएसएसओ रिलीज करता है। और यूजुअली ईयरली भी होता है, ये यूजुअल स्टेटस ईयरली होता है, करंट वीकली स्टेटस भी होता है, करंट डेली स्टेटस भी होता है। मतलब आपको याद रखना है कि हम पीरियोडिक लेबर सर्वे हमने देखा कि पहले एम्प्लॉयमेंट कैसे थी, मतलब जनवरी में क्या थी, अभी इस वाले मंथ में क्या है, तो इट्स मीन वो क्या था, वो मंथली था। और ये डेली होता है, वीकली भी होता है, मंथली भी होता है और ईयरली भी होता है। पीरियोडिक लेबर सर्वे जो कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसके सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, ये भी मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट देता है, रियल टाइम और ऑल इंडिया सर्वे होता है इसमें। ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी कौन करता है? पीरियोडिक लेबर सर्वे ही करता है, जिसमें ध्यान दिया जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर पे और 85 ऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्स पे। एंड देन लेबर ब्यूरो सर्वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, जो लास्ट 2015 और 16 में किया गया था। लेबर, अब आपको ये चीजें भी बहुत अच्छे से याद रखनी है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये होती है, डिफाइन परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स, percentage of person in a labor force work and seeking or available for work in the population। लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स वही होती है जो कि काम करना चाहती है, काम ढूंढ भी रही है और उनके लिए काम अवेलेबल भी है, तो वो होती है हमारी लेबर फोर्स। ओके, लेबर फोर्स में जैसे हमने पढ़ा था कि 2 टाइप की लेबर फोर्स होती है, एक तो अनएम्प्लॉयड हो गई और एक एम्प्लॉयड हो गई। तो जो एम्प्लॉयड वाली है
या जो अनएम्प्लॉयड वाली है, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कि दे आर अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स हु आर विलिंग टू वर्क, हु आर सर्चिंग फॉर द जॉब एंड हु आर ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशो, इसमें होता है कि परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन अ पॉपुलेशन। हमारी टोटल पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन में से लेबर वर्कर मतलब ऐसे लोग जो एम्प्लॉयड है वो, उसको हम बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन, उसको हम वर्कर बोलेंगे प्रॉपरली। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जैसे हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो होता है वर्कर एम्प्लॉयड, जितनी भी हमारी लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स को हम किससे डिवाइड करते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन से, और मल्टीप्लाई बाय 100 जो हमने स्टार्टिंग में किया था, दैट वाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक्टिविटी स्टेटस, पर्सन डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, अब एक्टिविटी स्टेटस यूजुअली देखा जाता है कि वो क्या काम कर रहा है उस बेसिस पे, पर्सन ड्यूरिंग स्पेसिफिक रेफर्ड पीरियड, और वो देखा जाता है किस टाइम से कितने टाइम तक वो काम कर रहा है। When activity status determined on the basis of reference period, अगर हम reference period 365 days का देखते हैं preceding the date of the survey, it is known as usual activity status of the, हम इसको देखते हैं 365 days में, 365 में वो काम कर रहा है, that is known as usual activity status। और एक्टिविटी स्टेटस अगर हम वीकली देखें तो उसमें हम 7 दिन का डेटा देखते हैं। तो इसमें मेनली आपको याद रखना है कि रेफर्ड पीरियड क्या है, रेफर्ड पीरियड में पर्टिकुलर इंसान कितने टाइम तक काम कर रहा है। ओके अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसमें आपको डेटा देखना है। सबसे पहले कौन रिलीज करता है, एनएसओ करता है, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल के अंदर आता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एक्टिविटी, प्राइमरी सोर्स है किस डेटा के, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, और अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो हमारी कंट्री में है उसके लिए। तो ये कौन सी मेथड, टू प्रोवाइड मंथली, ओके, तो ये मंथली भी प्रोवाइड करते हैं, क्वार्टरली भी प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है कि लेबर फोर्स इंडिकेट मिलता है हमारी कंट्री को कि किस तरह से कितने सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, 55.4% है। एम्प्लॉयमेंट रेट हम देखें तो 5.2% है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो जो हमने देखा था दैट इज 52.5%। एंड सर्वे कवरेज में हम देखते हैं कितने लोगों को कवर किया गया है, अराउंड 3 और 4 लाख लोगों को इसमें कवर किया गया है। और इसमें कौन कौन से की इंडिकेटर्स को देखा जाता है, एक तो हमारे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट ऑन द बेसिस ऑफ करंट वीकली स्टेटस। तो आपको 3-4 चीजें याद रखना है कि लेबर पीरियोडिक लेबर सर्वे होता है, उसमें हम लेबर का सर्वे करते हैं कि वो कितने टाइम तक काम कर रहे हैं, कितने अनएम्प्लॉयड है, और वीकली कितने काम कर रहे हैं, मंथली कितने काम कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर कवर्ड इन पीरियोडिक लेबर सर्वे। लेबर ब्यूरो सर्वे क्या होता है, लेबर ब्यूरो सर्वे अटैच्ड ऑफिस होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंडर सेंट्रल एजेंसी है जो कलेक्ट करता है, क्या करती है, लेबर स्टैटिक्स, लेबर से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है। कौन मिनिस्ट्री कवर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसके अंदर कौन सा ऑफिस आता है, लेबर ब्यूरो का ऑफिस आता है। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, लेबर ब्यूरो का ऑफिस आता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब इसके जो की पॉइंट है वो देखिए, लेबर ब्यूरो इंट्रोड्यूस 5 पॉइंट ऑल इंडिया सर्वे टू ट्रैक लेबर मार्केट। 5 पॉइंट के बेसिस पे ये लेबर मार्केट को ट्रैक किया जाता है। ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जिसे हम AQEES कहते हैं, जो कि फ्रीक्वेंट डेटा प्रोवाइड करता है 9 मेजर सेक्टर्स का, और क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो कि स्टैब्लिश हुआ है विद 10 वर्कर्स एंड एरिया फ्रेम एस्टैब्लिश सर्वे। देखिए आपको इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में चल जाता है, ना आपको इतने लिखने की रिक्वायरमेंट उस पेपर में। जस्ट फॉर द नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि जो लेबर फोर्स हमारा लेबर ब्यूरो सर्वे होता है वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। और वो जब भी ऐसा सर्वे कलेक्ट करता है तो 5 इंडिकेटर पे करता है। 5 इंडिकेटर में ऑल इंडिया क्वार्टरली स्टैब्लिश सर्वे आता है, और क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आता है, ऑल इंडिया सर्वे फॉर माइग्रेंट वर्कर्स आता है, ऑल इंडिया सर्वे फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स आता है, और सेक्टर स्पेसिफिक सर्वे आता है। तो ये 5 सेक्टर पे हमारा जो लेबर ब्यूरो सर्वे है ये सर्वे करता है ऑन लेबर। तो आपको 3-4 चीजें याद रखनी है कि 5 सेक्टर पे ही करता है। कंपैरिजन क्या है, क्रूशियल कंपैरिजन ये है कि जो लेबर ब्यूरो है फोकस करता है डिमांड साइड पे,
डिमांड साइड पे करता है। इस्टेब्लिश्ड बेस्ड डेटा फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, कि डिमांड, जैसे हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल इश्यूज क्या हो सकते हैं, अगर वो स्किल वाला जो हमने पढ़ा था वो था, अगर रिसेशन आया है तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, तो ये सब कौन देखता है, लेबर ब्यूरो देखता है। बट अगर सप्लाई साइड वाली बात हुई, जहां पर हमने देखा स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, एक थी फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, तो वो कौन देखता है, वो देखता है हमारा एनएसओ, और वो किसके अंदर आता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। हाउस होल्ड बेस्ड डेटा ऑफरिंग बोथ अर्बन एंड रूरल मैट्रिक्स, ये कौन प्रोवाइड करता है, एनएसओ। तो आपको दोनों में याद रखना है कि लेबर सर्वे किसका काम क्या है और हमारा पीएलएफएस का काम क्या है, दो चीजें आपको याद रखनी है। अब व्यूमेन की लेबर फोर्स में क्या पार्टिसिपेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ओवरऑल रेट कितनी है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, 35.3% है, जो कि अप हुई है। पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, 35.1% थी, अभी ज्यादा हुई है, मतलब 2% ज्यादा बढ़ी है, 0.2% ज्यादा बढ़ी है। और अगर हम रूरल वाले एरिया में देखें तो 40% है, अर्बन में देखें 25.5% है। अर्बन में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है, वो कम है, पार्टिसिपेशन रेट फीमेल्स का कम है। फीमेल अनएम्प्लॉयड रेट डिक्रीज्ड, पहले कितनी थी, 5.1% थी, और नहीं सो पहले 5.6% थी, पहले थी 5.6%, अभी डिक्रीज हुई, कितनी है, 5.1%। और रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में कितना है, 25% है, वेयर एज रूरल एरिया में कितना है, 40% है। ओवरऑल कितनी रेट है, ओवरऑल कितनी है, 35.3% पार्टिसिपेशन रेट है फीमेल्स की। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। स्टैग्नेट अब की ट्रेंड में अगर हम देखें तो पार्टिसिपेशन हो क्यों नहीं पा रहा, पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि स्टैग्नेट अर्बन पार्टिसिपेशन है। अर्बन ह्यूमन वर्क इंक्लूजन हैव मूव्ड इन अ नैरो बैंड बिटवीन, जो अर्बन एरिया की फीमेल है उनका पार्टिसिपेशन रेट कम हुआ है, शोइंग लो प्रोग्रेस। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद रूरल ड्रिवन ग्रोथ, ओवरऑल राइज हुआ है लेबर फोर्स में, प्राइमरली ड्रिवन बाय हायर पार्टिसिपेशन। रूरल एरिया में फीमेल आर मोर एक्टिव एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, दिस इज वाई रूरल एरिया में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो क्या है, ज्यादा है। और अर्बन एरिया में जैसे हमने देखा कि बहुत सारी चीजें मैटर करती है, आप में स्किल है, आप कितने एजुकेटेड हो, आप में जो स्किल है उस तरह की वर्क, उस तरह का इन्वायरमेंट वहां पर है या नहीं है, उस तरह की इंडस्ट्रीज है या नहीं है, या आपका बेसिकली इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्किल। बट रूरल एरिया में विद दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे कंस्ट्रक्शन साइड हो गई या मनरेगा की तरह हो गया, या इस तरह के अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करना, एग्रीकल्चर एरिया में काम करना। तो दिस इज वाई ऐसा लग रहा है कि रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन रेट फीमेल की ज्यादा है। अगर वल्नरेबल सेक्टर में देखें तो रफली 78% वुमेन इन इंडिया लेबर फोर्स आर वल्नरेबल एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑफन लैकिंग फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो आपको याद रखना है 78% जो फीमेल है हमारी वर्क फोर्स की, दे आर स्टिल वर्किंग इन अ वल्नरेबल कंडीशन वे दे डोंट हैव द सोशल सिक्योरिटी। ना ही सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी नहीं है। शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट, डिस्पाइट लो ओवरऑल नंबर, वुमेन इंक्रीजिंगली एंटरिंग इंडस्ट्रीज डोमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयमेंट। तो आपको ये पॉजिटिव पॉइंट याद रखना है कि ऑल्दो डिफरेंट सेक्टर्स में विमेन आर नॉट दैट पार्टिसिपेटिव, बट इंडस्ट्री वाले सेक्टर में जो कि समझा जाता है इट्स अ मेल डोमिनेटेड स्फेयर वेयर विमेन आर पार्टिसिपेटिंग कॉन्टिन्यूसली। रीजन क्या क्या हो सकता है फीमेल के लेबर फोर्स में ना होने के, एक तो ये है कि पर्सनल कमिटमेंट टू होम, विमेन हैव अ ट्रिपल बर्डन ऑन देम। अगर वो जॉब कर रही है तो वो घर का काम, बच्चों की केयरिंग, तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बर्डन। वांट टू कंटिन्यू स्टडी, कुछ लोग हैं जो काम पर्सनल केयर में है या कमिटमेंट दे रखी है फैमिली को, कुछ लोग हैं दे वांट टू कंटिन्यू स्टडी एजेस की वजह से, फिर अदर रीजन हो गए, सोशल रीजन हो गए, डिड नॉट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, राइट, दिस इज अ मेजर रीजन इन द अर्बन एरियाज। फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, उसके बाद नॉट अवेलेबल वर्क एट द कन्वीनियंट लोकेशन, करेक्ट। तो दीज आर द फ्यू रीजंस जो कि हम बेसिकली अर्बन एरिया में देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं ताकि जो लेबर फोर्स है विमेन का वो इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पर आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, वो है एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो कि स्टार्ट हुआ था, उससे बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, उस प्रोग्राम से बहुत फर्क पड़ा है, लोगों की सोच में थोड़ा चेंज आया। तो दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल टू एजुकेट गर्ल चाइल्ड एंड इट वाज लॉन्च विद ऑब्जेक्टिव टू गारंटी क्या, सर्वाइवल, सेफ्टी एंड एजुकेशन फॉर फीमेल चिल्ड्रन, ठीक है। तो सबसे इसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले तो गारंटी करो कि वो बच रही हैं, फर्टिसाइड नहीं हो रहा,
उसके बाद सेफ्टी उनको प्रॉपर मिल रही है और एजुकेशन उनको मिल रही है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पॉलिसी प्रायोरिटाइज जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी में बात की गई है। इनविजन इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट, स्पेसिफिक एम्फोसिस दिया गया है सोशल इकोनॉमिक डिसेबल्ड और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को। ओके, वर्किंग ह्यूमन हॉस्टल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी कर सके। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर इट्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हेल्पलाइन स्कीम, जिसका इंटेंट है टू प्रोवाइड 24 आवर इमीडिएट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स to human affected by violence and information about women related government scheme program across the country through single uniform number। तो ये हेल्पलाइन नंबर है जहां पर अगर वुमेन कुछ इस तरह का वायलेंस भी फेस कर रही है, इफ शी वांट टू नो रिगार्डिंग एनी स्कीम, तो शी कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर, जहां से उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन स्टॉप सेंटर आपको याद रखना है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट की? कॉन्सिक्वेंसी जो भी अनएम्प्लॉयड है दे ऑल नो कि कॉन्सिक्वेंसी सोशल अनरेस्ट आ जाता है। अगर आप बहुत टाइम तक अनएम्प्लॉयड हो तो सबसे पहले 3 चीज़ें जो मेजर आती है, 3 चीज़ें क्या है? अगर आप बहुत टाइम तक क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है। एक तो आप अपनी पॉवर्टी साइकिल से निकल ही नहीं पाते, बढ़ती रहती है वो, ठीक है। उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी, अब जब तक आपका स्टेटस देखा जाता है आपके काम से, अगर आपके पास काम नहीं है तो सोशल इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी आपकी। ओवरऑल जो आपका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा? हिंडर हो जाएगा। उससे आपके मेंटल कंडीशन, मेंटल आपका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे, और उससे कई बार क्या होता है, द केसेस ऑफ सुसाइड ये इंक्रीज होते हैं, दैट लीड टू सोशल अनरेस्ट। हर चीज कनेक्टेड है। सोशल अनरेस्ट जैसे कि आपने एजिटेशन हुआ था, यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइजिंग फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ, फिर लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन रिसोर्सेज रिमेन अनयूज्ड, रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी एंड जीडीपी। अगर लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जितना हमारा पोटेंशियल है कंट्री का, बट हम उसको यूज नहीं कर रहे, तो क्या होगा? ग्रोथ कम होगी। पॉवर्टी साइकिल में आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू पॉवर्टी विच फर्दर इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। सोशल इंडिकेटर्स, हेल्थ, लेस स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन, बर्डन ऑन गवर्नमेंट। ओके, फिर लेबर एक्सप्लॉयटेशन में आप देखते हैं पीपल एक्सेप्ट लो लेबर एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। फिर लॉस ऑफ स्किल में आप देखिए कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट लीड टू इनएफिशिएंसी एंड एम्प्लॉयबिलिटी, लोअर सेविंग, इनकम इनक्वालिटी। इन शॉर्ट, एम्प्लॉयमेंट हार्म इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल स्टेबिलिटी एंड इक्वालिटी। 3 चीजें आपको याद रखनी है। 3 चीजों में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, सोशल स्टेबिलिटी हो गई और इक्वालिटी हो गई। तो ये सब आपको ये सारे रीजन याद रखने हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ती गई तो क्या क्या किस किस सेक्टर में किस तरह से फर्क पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक मिनट, ओके वेट। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड इट्स इकोनॉमिकल ग्रोथ पोटेंशियल अचीव्ड। एक ही इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है जो कि तब कब अचीव्ड होता है? जब हमारे एज ग्रुप के लोग 15 से लेकर 64 के एज ग्रुप के लोग किसको ओवर पावर कर लेते हैं? जो कि हमारे एडल्टली क्लास है, चिल्ड्रन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका ये कंपैरिजन देखना है कि ग्रोथ पोटेंशियल अचीव्ड व्हेन अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन जो 15 से 64 की एज में है आउट नंबर इट्स नॉन वर्किंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो कि चिल्ड्रन होते हैं, एडल्टली क्लास होती है। इट्स क्रिएट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अलाउइंग हायर प्रोडक्टिविटी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नोन एज डेमोग्राफिक गिफ्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो 15 से लेकर 64 की एज में होती है, अगर वो आउट पावर कर लेते हैं हमारी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन को,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब हमारी पॉपुलेशन किस चीज़ के काम आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ के काम आ रही है, तो इसको हम यहाँ बोलते हैं कि इट्स अ डेमोग्राफिक मिरेकल। बट अगर हम इस पोटेंशियल को नेगेटिव वे से यूज़ करते हैं, लाइक उनको अनएम्प्लॉयमेंट सहनी पड़ रही है, पॉवर्टी सहनी पड़ रही है, उनको इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये क्या जो डेमोग्राफिक मैजिक है या डेमोग्राफिक गिफ्ट है, किसमें चेंज हो जाता है, डेमोग्राफिक डिजास्टर में। तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू यूएनपीएफ, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल, जो किस वजह से निकलती है, शिफ्ट इन अ पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर मेनली व्हेन शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 64 लार्जर देन अ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। तो किस एज में, 14 और यंगर और 65 से ऊपर, मतलब 50 से 64 तक तो वर्किंग पॉपुलेशन में हो गया, इसके नीचे वाले चिल्ड्रन और इसके बाद वाले एडल्टली क्लास हु आर नॉट वर्किंग, दे आर इन अ नॉन वर्किंग कैटेगरी, उनको जो वर्किंग कैटेगरी है वो ओवर पावर कर लेती है, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर ठीक रखना है तो 3 चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। 3 चीज़ें कौन कौन सी है, हमारी हेल्थ केयर, हमारा डिसेंट वर्क और क्वालिटी एजुकेशन, 3 चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। अब क्या क्या मैकेनिज्म है, मतलब की मैकेनिज्म क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड के, एक तो लेबर सप्लाई, इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर वर्क इंक्लूडिंग हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एज अ फर्टिलिटी रेट ड्रॉप। ओके, तो लेबर क्लास हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर पोटेंशियल हो। ओके, उसके बाद इंक्रीज्ड सेविंग। अगर हम फैमिली प्लानिंग करेंगे, फैमिली प्लानिंग होगी तो उससे क्या होगा कि जैसे हम अभी नॉर्थ और साउथ में गैप देख पा रहे हैं क्योंकि फर्टिलिटी रेट की वजह से नॉर्थ में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ। तो उससे क्या होता है कि अगर कम पॉपुलेशन होती है तो वी कैन गिव देम बेटर एजुकेशन, बेटर फैसिलिटीज़ एज कम्पेयर टू अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो हम उनको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते और वो उस पर फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म हमारे पोटेंशियल पे। तो यहाँ पर ये भी दिखा है कि इंक्रीज सेविंग कैसे होगी, ह्यूमन कैपिटल होती है जब हम एज अ लेबर फोर्स कंट्री के लिए बहुत अच्छे से क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, व्हाट दे आर ह्यूमन कैपिटल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिविंग economic benefit to the society. So with fewer children, pre-household, parent and government can invest more on education and health of each child, leading to more productivity in a future workforce. तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो फ्यूचर वर्कफोर्स है वो प्रोडक्टिव हो सके। इकोनॉमिक ग्रोथ में हायर रेशियो ऑफ प्रोडक्शन टू, अगर प्रोडक्शन का रेशियो ज़्यादा होता है टू कंज्यूमर तो नेचुरली इंक्रीज होता है हमारी जीडीपी, जो स्टिमुलेट करती है डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। ओके, 2 फेजेस में किया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप 2 फेजेस याद रखो। और ट्रांसलेटरी बोनस लास्टिंग 40 to 50 years एंड ड्रिवन बाय इमीडिएट इंक्रीज इन अ वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड रिजल्टिंग राइज इन अ प्रोडक्टिविटी। ऐसा देखा जाता है तो 40 से 55 की जो एज ग्रुप वाले लोग हैं ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखी जाती है उसमें। उसके बाद प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेकेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज मोर सस्टेनेबल गेन दैट अकर एज अ बल्ज generation reaches older working age and accumulate asset for retirement and further boosting national wealth and investment। ये रिटायरमेंट की बात की गई है यहाँ पर। अब क्रिटिकल कंडीशंस क्या होती है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन ऑटोमेटिक गिफ्ट। कोई डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें पता है कि इट्स अ हिडन पोटेंशियल, हमें इसे क्या करना होगा, चैनलाइज करना होगा इन अ पॉजिटिव वे। और वो चैनलाइज कैसे करना होगा, अगर हम उनको प्रॉपर एजुकेशन दे, स्किलिंग दे और जॉब क्रिएशन दे। हमारी पॉपुलेशन है, इंडिया हैज़ अ यंगेस्ट पॉपुलेशन, बट उनको हमें जॉब क्रिएशन देनी पड़ेगी ना, एजुकेशन स्किलिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद तो हम उनको ईजिली और उस वे में हम उनके जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर पाएंगे। हेल्थ केयर, अगर हमारे देश का जो यूथ है अगर वो हेल्दी रहेगा, उसकी कंडीशन अच्छी है, अगर कंडीशन अच्छी है तो ही कैन वर्क फॉर अ लॉन्गर टर्म। अगर वो लॉन्गर टर्म के लिए कर पा रहा है तो वो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक पार्ट है। गवर्नेंस, स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, इफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फोस्टर इनोवेशन। सक्सेस स्टोरीज में हम देख सकते हैं जैसे कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान हो गया, ठीक है, ताइवान हो गया हमारा, और दे डिविडेंड टू अचीव इकोनॉमिक मिरेकल। यहाँ पर साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान ये सक्सेस स्टोरी है जिन्होंने अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत अच्छे से यूज किया है। इंडिया के स्टेटस में हम देखें तो इंडिया अभी एक ऐसे विंडो में है जहाँ पर
2005 और 2006 में इंडिया ऐसी विंडो में एंटर हुआ एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो यूथ है वो कब तक रहेंगे, 2055-56, और पीक कब आएगा, 2041 में। करंटली इंडिया में हाईएस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन है, कितनी एवरेज एज है, 28.4 ईयर्स। चैलेंज क्या है, टू अवॉइड डेमोग्राफिक डिजास्टर, इंडिया को एड्रेस करने पड़ेगी यूथ के क्या क्या चैलेंजेस, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लो फीमेल वर्कफोर्स है, उसके बाद हमें ये देखना है कि सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटी है बिटवीन एजिंग, जो अगर हम देख पा रहे हैं कि जो साउथ के लोग हैं वो ज़्यादा एज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ के, तो वी हैव टू टैकल दिस रीजनल डिस्पैरिटी ताकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को बैलेंस वे में देख पाएँ। ऐसे हम लोग देखते हैं साउथ अफ्रीका हो गया, अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट, वहाँ पर लोग बहुत है, पॉपुलेशन अच्छी है। हम स्पेन को भी इमेजिन करते हैं कि स्पेन भी एक अच्छी यूरोपियन कंट्री है, तो मे बी उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, स्पेन हो गया, ग्रीस हो गया, बट दीज आर द फ्यू कंट्रीज वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। और रीज़न यही है कि जो वहाँ का जो यूथ है उनको प्रॉपरली उनका जो टैलेंट है उसको सही जगह पे यूज़ नहीं किया जा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है, प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, मतलब उनका जो पोटेंशियल है वो चैनलाइज नहीं हो रहा इन अ राइट डायरेक्शन। दिस इज वाई द कंट्रीज आर फेसिंग ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द वर्ल्ड। अब क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, न्यू लेबर कोड लेके आई है। न्यू लेबर कोड पहले 29 थे बट उनको 4 में कोडिफाई किया है। 4 में कोडिफाई करने के बाद दे हैव अ प्रॉपर वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो दीज आर द 4 कोड जिनको इनमें कोडिफाई किया गया। आत्मनिर्भर भारत में बोला गया है कि नाउ, जैसे हमें पता है कि मेक इन इंडिया, टू मेक पीपल ऑफ कंट्री सेल्फ रिलायंट और नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब अगर नहीं दे रहा है, स्टिल यू हैव ऑप्शन टू सेट अप योर ओन बिजनेस। उसमें गवर्नमेंट लोन भी दे रही है, जैसे मुद्रा का हमने देखा, मुद्रा हो गया, ठीक है। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फिस्कल स्टिमुलस मोर देन 27 लाख करोड़। पैकेज कंप्राइजेस वेरियस term schemes, program, policies on making country self resilient and create employment opportunities, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा होगा, अभी पहले हमारे पास MG नरेगा था, बट नाउ वी हैव VBG रामजी 2025 इंडिया न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट ब्लूप्रिंट। अब VB रामजी क्या है, VB रामजी MG नरेगा की जगह आया है। वो क्या था, उसमें 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी किनको, अनस्किल्ड लेबर्स को, और ये सेम है बट इसमें क्या है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो हमें अपने आप को अपडेट करना होता है, वैसे ही MG नरेगा को भी अपडेट किया गया है इस न्यू नेम के साथ। अब इसमें चेंज, इसकी फुल फॉर्म देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VBG ग्राम एक्ट 2025 इनिशिएटिव रिप्लेस किया है MG नरेगा को टू मॉडर्नाइज रूरल एम्प्लॉयमेंट, गारंटी 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली एनुअली, मतलब डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एनुअली टू रूरल हाउस होल्ड, इंट्रोड्यूस AI बेस्ड मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंट 60 डेज पॉज। अब इसमें सबसे पहले ये था कि गाँव में क्या होता था कि गाँव में प्रॉपरली उस तरह का मॉनिटरिंग नहीं होती थी, उनकी प्रॉपर फीडबैक नहीं लिया जाता था, आ रहे हैं अटेंडेंस नहीं होती थी उनकी, बट नाउ एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। AI बेस्ड मॉनिटरिंग की जाएगी, ड्रोन का यूज़ किया जाएगा, कितना काम हुआ है कितना काम नहीं हुआ, प्रॉपर काम करवाया जाएगा काम करने के पर्पज से, और 60 डेज की विंडो दी जाएगी जब आपका एग्रीकल्चर वर्क चल रहा होगा, एग्रीकल्चर सीजन होगा, तो इसको 60 डेज एग्रीकल्चर विंडो कहा गया है। की फीचर्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी पहले 100 डेज की थी, अब कितनी डेज की होगी, 125 डेज की होगी, ओके। 60 डेज का एग्रीकल्चर पॉज है, अकाउंटेबिलिटी और टैग यूज किया जाएगा, AI बेस्ड और GPS मॉनिटरिंग और जियो फेंसिंग टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड ट्रैक वर्क प्रोग्रेस इन अ रियल टाइम, ये याद रखना है आपको। फाइनेंसिंग में चेंज द सेंटर स्टेट कॉस्ट, पहले क्या होता था 60 से 62, चेंज किस में कर दिया गया है, जैसे कि पहले होता था कि इट वाज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, इट वाज सेंटर स्पॉन्सर्ड, मतलब सेंटर ही पूरी स्पॉन्सर करती थी, बट अब क्या हुआ है, इसमें शेयर होगा। दिस स्कीम इज 60-40 नॉर्मल जैसे हमारी स्कीम्स होती है तो उस तरह से होगा। इसमें 60 तो सेंटर का शेयर होगा और 40 स्टेट का शेयर होगा। वैसे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में या हिली रीजन में 90 स्टेट का शेयर होगा और 10 हमारा स्टेट का होगा। इम्प्लीमेंटेशन में फोकस किया जाएगा ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो वो काम कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर खास स्किल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो फोकस किया जाएगा क्रिएटिंग ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पंचायत लेड प्लानिंग एंड वीकली मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रोग्रेस। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर।
पॉइंट क्या क्या है, पहले तो 100 डेज दी जाती थी, पहले क्या था 100 डेज थी, अब क्या है 125 डेज। पहले 100% सेंटर की फंडिंग आती थी, अब 60:40 रेशियो हो गया, मतलब सेंटर और मोस्ट ऑफ द स्टेट की फंडिंग आएगी। अवेलेबिलिटी में देखिए तो इट वाज राउंड द ईयर, बट ये होगा कि जो राउंड द ईयर मतलब हमेशा पूरा पूरा साल लगता था इसमें, कभी भी साल में कभी भी, उसमें एग्रीकल्चर विंडो नहीं थी, इसमें एग्रीकल्चर विंडो भी है। मैनेजिंग बॉडी कौन सी है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और यहाँ पर सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल। ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपको नहीं भूलनी कि सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल इसकी बॉडी है। ओके, आत्मनिर्भर भारत में जैसे उसके अलावा और भी प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाएं, आत्मनिर्भर भारत पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 इंसेंटिव दिया जाएगा एम्प्लॉय को, ताकि वो खुद का कुछ क्रिएट कर सके, विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी इनको दिए जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जाते हैं यूजुअली ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को, ठीक है, तो इनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जाएंगे। रिस्टोरेशन होगा इनका अगर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है ड्यूरिंग, अगर जिन लोगों की जॉब खोई है या जॉब से उनको निकाला गया है कोविड के टाइम पे, तो रिस्टोरेशन होगा प्रधान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में, जो किसका पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें हमने पढ़ा था, सिंपली इनको मुद्रा योजना कहते हैं, इसमें इंप्लीमेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। और इसमें क्या होगा कि कोलेटरेट फ्री लोन दिया जाएगा 10 लाख का, और एक्सटेंडेड टू माइक्रो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड टू इंडिविजुअल, enable them to set up or expand their business activities. The production linked incentive scheme being implemented by government of India creating 60 lakh job। देखो पीएम जो मुद्रा योजना है उसमें इनको कोलेटरल फ्री, मतलब आपको बदले में कोई भी पेपर जमा कराने की जरूरत नहीं है, आपको कोलेटरल फ्री 10 लाख का लोन दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने स्मॉल बिजनेस सेटअप कर सको और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको। उसके साथ साथ इसमें जो हमारा ये था पब्लिक इंसेंटिव स्कीम, इसमें भी 60 लाख जॉब क्रिएट करने की बात की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। पीएम गति शक्ति एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और 7 पिलर्स पे चलेगा। 7 पिलर्स कौन कौन से हैं, एक तो रोड, मतलब बेसिकली इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अप्रोच ये है क्लीन एनर्जी एंड सबका प्रयास लीडिंग टू ह्यूज जॉब एंड एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। गवर्नमेंट ने और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी है स्कीम के तहत, तो पीएम एक तो हमने पढ़ ही लिया, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एमएसएमई ने स्टार्ट किया है। प्रधानमंत्री नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ये भी आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन डे NULM, ये किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। वेरियस स्कीम्स और भी आई हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, अटल मिशन जैसे अमृत भारत बोलते हैं वो, हाउसिंग फॉर ऑल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये सारे क्या इनका काम क्या है, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। उसके बाद गवर्नमेंट ने और भी पोर्टल कौन कौन से, ई श्रम पोर्टल, जिससे कि रजिस्ट्रेशन होगा और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, किसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। नाम आपको याद रखना है, ई श्रम पोर्टल किसके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है ये। इट्स अलाउ पर्सन टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द पोर्टल, और वो अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे है ये, विच स्प्रेड अक्रॉस 400 ऑक्यूपेशन। तो ई श्रम पोर्टल इज फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, और ये यहाँ पर अपने आप को खुद रजिस्टर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। और ये कितने ऑक्यूपेशन के लिए काम होगा, 400 ऑक्यूपेशंस के लिए। गवर्नमेंट के और क्या क्या इनिशिएटिव है, जैसे एक स्माइल है, जिसे सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड इंटरप्राइजेस है, पीएम दक्ष है, एमजी नरेगा है, PMKVG है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, रोजगार मेला। उसके बाद इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कहाँ पर आया था, राजस्थान में, DBT स्कीम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। तो दीज आर सम स्कीम विच इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। ओके, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। इसे हम बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं इसे, फिलिप कर्व के नाम से जानते हैं, फिलिप कर्व के नाम से जानते हैं। और किसने स्टार्ट किया था ये कॉन्सेप्ट, किसने दिया था, A.W. फिलिप ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे अगर इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगी, कम होगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इसका मतलब जॉब ज़्यादा है लोगों के पास। अगर जॉब ज़्यादा है लोगों के पास तो मतलब
उनके पास पैसे ज़्यादा है, अगर पैसे ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे ज़्यादा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करेंगे। जब वो खर्च करेंगे तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट जो होगा कमोडिटीज का रेट बढ़ेगा। दिस इज वाई जब अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल लो पे होती है तो इन्फ्लेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसी का उल्टा होता है, जब इन्फ्लेशन कम होता है तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का। तो यहां पर लिखा हुआ है सजेस्ट द स्टूडेंट दैट लोअर इन्फ्लेशन हायर एम्प्लॉयमेंट रेट एंड हायर इन्फ्लेशन मींस लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यही है इसमें भी। उसके बाद अपॉर्चुनिटी सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, कौन कौन से अपॉर्चुनिटी सेक्टर है जहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, जैसे कि एमएसएमई हो गया। एमएसएमई इंटीग्रेट पार्ट है जो कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 30% ऑफ द जीडीपी विद सब्सटेंट शेयर इन द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, एमएसएमई से होते हैं। उसके बाद इंडिया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हैज अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन पोजीशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन में भी टू इंक्रीज द स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। दूसरा है हमारा लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट। लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे टॉय वाला हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फुटवेयर हो गया, फर्नीचर हो गए, ये होल्ड करते हैं पोटेंशियल, जहां पर बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल शेयर ऑफ जीडीपी क्रिएट हो सकती है। बट वही है कि सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बढ़ी हुई है। तो यही होगा कि अगर गवर्नमेंट को जनरेट करना है अच्छे से इन सेक्टर में, तो इन सेक्टर में काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप ऑफ इंडिया इवॉल्विंग विद न्यूमरस सर्विस ऑफरिंग सब्सटैंशियल ग्रोथ लाइक ई कॉमर्स हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गई, हेल्थ सर्विस हो गई, हॉस्पिटैलिटी हो गई, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप सिस्टम। तो दीज आर सम एम्प्लॉयमेंट स्केप जहाँ पर न्यूमरस ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑफर कर सकती है लोगों को एंड अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा पा सकती है। इम्पैक्ट क्या क्या होता है, अब इम्पैक्ट तो हमने पढ़ा है कि सुसाइड रेट जो एम्प्लॉयड होते हैं उनमें सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सुसाइड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू केसेस वेयर प्रोलॉन्ग्ड जॉबलेसनेस लीड टू मेंटल स्ट्रेस। बहुत टाइम तक अगर जॉब नहीं होती तो मेंटल स्ट्रेस होता है, उससे होपलेसनेस बढ़ती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है जो कि इंडिविजुअल को पुश करती है टू टेक सर्टेन स्टेप। इसमें कौन कौन से, एक तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कोई इनकम नहीं है, दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, योर फैमिली, तो वो भी एक मेंटल बर्डन है। और साइकोलॉजिकल प्रेशर जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ, सोशल स्टिग्मा। अभी आजकल क्या होता है कि हमारी जॉब के बेसिस पे हमें रेपुटेशन मिलती है, अगर जॉब नहीं है तो यू हैव नो रेपुटेशन, तो दिस इज अ सोशल स्टिग्मा, फेलियर का टैग मिल जाता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर होता है, क्योंकि यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन फैमिली फॉर अ लॉन्गर टर्म, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, तो दिस इज अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंग। एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, एजुकेटेड यूथ अनेबल टू फाइंड सुटेबल जॉब। तो ये भी एक है कि हमारे अभी आप कोई भी जॉब देखोगे उसमें इतने नीचे से पोस्ट, मतलब क्लरिकल जॉब के लिए पीएचडी स्कॉलर अप्लाई कर रहे होते हैं, बिकॉज जॉब अवेलेबल नहीं है। जॉब अवेलेबल है तो उस तरह का स्किल सेट नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स दैट मैटर, कि अभी डिमांड की तरह सप्लाई होनी चाहिए, अगर उस तरह का नहीं है तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का गैप क्रिएट होगा ही। मेजर क्या क्या है जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए जॉब क्रिएशन में, जैसे एमएसएमई सेक्टर हो गया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे, मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती कि अवेयरनेस और काउंसलिंग होनी चाहिए टू डील विद द स्ट्रेस। सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लाइक मनरेगा, एमजी, नरेगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दो, स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देना है, जैसे कि इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिड्यूसिंग सोशल प्रेशर, प्रमोट डिग्निटी, लेबर अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस भी होने चाहिए। तो सुसाइड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक इशू। अगर सुसाइड आप इकोनॉमिक प्रेशर या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से दे रहे हो तो इट्स नॉट अ इकोनॉमिक इशू बट अ सीरियस सोशल एंड मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। एंड कंबाइंड अप्रोच ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए और सोशल सपोर्ट मिले, तो इससे क्या होगा कि इस तरह के जो केसेस है वो आने बंद हो जाएंगे। एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एज अ कम्युनिटी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरह का सोशल टैग ना दें अनएम्प्लॉयड लोगों को, बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट मैटर। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर कैपेबिलिटीज बट इट्स अबाउट कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज आसपास मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल। Support to support India's expanding employment outlook over next decade, it is crucial to following, जैसे identify and address। अब गवर्नमेंट को किस काम को करने की जरूरत है कि एम्प्लॉयबिलिटी गैप देखे, कहाँ पर लैग कर रहे हैं और कहाँ पर
काम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को वहाँ ध्यान देना चाहिए कि एम्प्लॉयबिलिटी गैप पे ध्यान दे, डाइवर्सिफाई करें स्किल डेवलपमेंट को, फैसिलिटेट करें नेचुरल ट्रांसमिशन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को, सच एज एग्रीकल्चर हो गया और एग्री प्रोडक्ट्स हो गए, और प्रमोट करें एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद इंकरेज करें पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन। ऐसा ना हो कि जस्ट पब्लिक का ही रेपुटेशन है, प्राइवेट की रेपुटेशन नहीं है। गवर्नमेंट शुड कंबाइन दीज टू थिंग, कि पब्लिक प्राइवेट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए जहाँ पर लोग उनको एक तरह की रिस्पेक्ट दे, और वर्क कल्चर भी काइंड ऑफ सिमिलर ही होना चाहिए। स्ट्रेंथन गवर्नमेंट पॉलिसी, और गवर्नमेंट की जितनी भी एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम्स है, पॉलिसीज है, गवर्नमेंट को उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच। इसके लिए जो पीडीएफ होगी आप दे सकते हैं स्टडी फंडा के टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पर आपको जितनी पुराने लेक्चर्स हुए उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसकी भी मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।